गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम उत्पादक की बात कर रहे थे कि उत्पादक का बिहेवियर कैसा होता है। उसमें अपन ने उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन किया। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। जब मैंने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ाया था तब बताया था कि यह जो होता है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन मीन्स उत्पादन क्या केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, अन्य सभी साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अल्पकाल में केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि उत्पादन के जनरली 4 साधन माने जाते हैं: भूमि, पूंजी, उद्यमी और श्रम। इनमें से अपन ने इन सभी साधनों को स्थिर मान लिया, केवल श्रम के अंदर परिवर्तन किया, उसका उत्पादन पे प्रभाव देखा था। लेकिन उसी टाइम मैंने बताया था अगर हम दीर्घकाल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो दीर्घकाल का मतलब होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं सभी के सभी क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। और ये सभी के सभी परिवर्तनशील होंगे, इसका अध्ययन अर्थात दीर्घकाल का अध्ययन अपन करते हैं पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा पे सबसे पहले बात करते हैं। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। कोई साधन को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। सभी उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। जो भी अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो का पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए इसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। अब देखना, उत्पादन तकनीकी में सुधार। मान लो जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी मशीनें काम में आ रही है उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, उनमें सुधार हो जाए, नई मशीनें आ जाए। श्रम विभाजन कि जो श्रमिक, बहुत सारे श्रमिक हो जाएं तो श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुसार, उनकी विशिष्टीकरण के अनुसार उनका विभाजन कर दें, उनका विशिष्टीकरण कर दे। ये सब क्या होती है, उत्पादन के अंदर बचतें लाती है, आंतरिक या बाह्य बचतें। ये आंतरिक और बाह्य बचतें क्या होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इनको कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो तकनीकी में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, इन उत्पादन की आंतरिक और बाह्य बचतों के कारण हमेशा क्या होता है, अलग अलग प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इन सभी के कारण तो बढ़ते प्रतिफल उत्पादन के, क्योंकि तकनीकी में सुधार हो रहा है, श्रम विभाजन हो रहा है, विशिष्टीकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ तो बढ़ते प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये जो आंतरिक हानि और आंतरिक बचते और बाह्य बचते जो थी वो स्थायी नहीं होती, कुछ समय बाद वो हानि में चेंज हो जाती है, डिसइकोनॉमीज हमें के रूप ले लेती है। उसके बाद अपने को घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और इनके जो मध्य की स्थिति है, बढ़ते प्रतिफल पहले बढ़ेंगे, उसके बाद वो स्थिर रहेंगे, उसके बाद वो घटेंगे। ठीक है, तो बढ़ते प्रतिफलों और घटते प्रतिफलों के मिड की जो स्थिति है उसे अपन बोलते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। प्रारंभ में ये आंतरिक और बाह्य बचते पैमाने के बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देती है, किंतु ये बचते जब हानियों में बदल जाती है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त होता है। इन दोनों प्रतिफलों के बीच में, या इनके बीच की जो कड़ी है वो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफलों की 3 अवस्थाएं होती है। पहले बढ़ती हुई, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और जो बढ़ता प्रतिफल है उसी को वर्तमान प्रतिफल भी बोलते हैं और घटते को ह्रासमान प्रतिफल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। जैसा ही नाम से पता चल रहा है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, तो कहने का मतलब क्या हुआ
कोई भी हम उत्पादन करें, किसी भी वस्तु या सेवा का, किसी भी उद्योग या उद्यम में अपन उत्पादन करें, तो जितना उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे ना, उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि करेंगे ना अपन, उससे ज़्यादा वृद्धि होगी किसमें? उत्पादन में। तो होगा बढ़ता प्रतिफल। ठीक है। मान लो हम 5 श्रमिक और 5 भूमि की इकाइयाँ लगा के 100 kg उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। अब अपन ने श्रमिकों और भूमि दोनों की मात्रा को अपन ने 2 गुना कर दिया, तो 10 श्रमिक हो गए और 10 भूमि। उत्पादन की मात्रा जो बढ़ेगी ना, वो 300 हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब, जब अगर उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि हुई है, 2 गुना हुई थी, उसकी तुलना में उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होगी, उत्पादन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखना, जब सभी उत्पत्ति के साधनों को, यहाँ मैंने केवल 2 साधनों की बात की थी, लेकिन अपन जब दीर्घकाल की बात करते हैं, जब पैमाने के प्रतिफलों की बात करते हैं, जो एक दीर्घकालीन अवधारणा है, तो वहाँ उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उत्पादन के जो भी साधन है, उनमें अगर 10% उनको बढ़ाया जाए, तो उत्पादन में 10 से अधिक वृद्धि होगी, 12, 15, 20 कितनी भी हो सकती है। क्लियर है। अब ये पैमाने के जो बढ़ती प्रतिफल होते हैं, उनके मुख्य कारण क्या होते हैं, इनकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन पैमाने में वृद्धि। वो उत्पादन पैमाने का मतलब, उसने तकनीकी नहीं ले ली, वहाँ बिजली, पानी, सड़क, परिवहन आदि की सुविधाएं बढ़ जाए, उसको बोलते हैं उत्पादन पैमाना में वृद्धि हो जाए। ठीक है। श्रम विभाजन, तो मैंने बताया था, जब श्रमिक कम थे तो श्रमिकों का विभाजन करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो जो श्रम कुशल है, जिस कार्य में वो कुशल है, वो कार्य उस श्रमिक को दे दिया जाता है, जिससे उनका उत्पादकता बढ़ जाती है, और उत्पादकता बढ़ने के कारण उत्पादन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रकार विशिष्टीकरण होता है। इन सब के कारण क्या होते हैं? बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। ठीक है। मैंने बता दिया, श्रम विभाजन मतलब श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुसार विभाजित कर लो। मान लो 5 श्रमिक ज़्यादा कुशल हैं, 5 हैं वो थोड़े अर्ध कुशल हैं, 5 है वो अकुशल हैं, तो जो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जो श्रमिक जिस कार्य में विशिष्ट है, उसको उस कार्य में यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी, और उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। पैमाने के आकार में वृद्धि के कारण विशिष्ट और अधिक क्षमता वाली मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ये सभी घटक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इस प्रकार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? साधनों में वृद्धि की तुलना में। अगर अपन ने साधन 2 गुने किए, तो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो 2 गुना से ज़्यादा होगी। तो यहाँ मैंने लिखा है, इस प्रकार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में क्या होता है? उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि ग्रेटर देन साधनों में की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि। ठीक है। अब देखना, पैमाने के बढ़ते नियम को, अब अपन इसको दूसरी भाषा में बात करते हैं। अब तक अपन ने बात की थी कि मान लो अपन उत्पादन के जो साधन है ना, उनको बढ़ा देंगे, तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज़्यादा कौन सा बढ़ेगा? उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। ये अपन ने पढ़ा है अब तक। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उत्पादन को अपने को स्थिर रखना है, उत्पादन को अपन को बढ़ाना नहीं है। ठीक है। उत्पादन क्या रहना चाहिए? मतलब उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वो स्थिर रूप से होनी चाहिए। मान लो यहाँ तो पहले हो गई 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300,
तो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो एक समान मात्रा में होनी चाहिए, एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। तो यह जो वृद्धि होगी वो साधनों की घटती मात्रा से प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है? साधनों की घटती मात्रा से प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लो प्रारंभ में 5 लेबर हैं और 5 लैंड भूमि, ठीक है, और भी जो साधन हैं वो लगे हुए हैं, उनको मिला के अपन 100 kg उत्पादन करते हैं। क्लियर है? अब अपन बात कर रहे हैं पैमाने के बढ़ती प्रतिफल की। अब मान लो उत्पादन बढ़ के 200 kg हो जाए, अपने को उत्पादन की समान मात्रा में वृद्धि करनी है। तो देखना, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साधन थे उनसे कम साधन लगेंगे अगले 100 की जो वृद्धि होगी उसमें। तो अगले में अपने लगे 4 श्रमिक और 4 भूमि, ठीक है, क्लियर। अगले और आगे की बात करें तो 300, अगर 300 kg उत्पादन हो जाए, अर्थात उत्पादन में फिर से अपने को समान वृद्धि की है, तो यहाँ अपने को आवश्यकता होगी 3 लेबर और 3 लैंड की। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल में अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि उत्पादन के साधन बढ़ें तो उत्पादन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अपने ज़्यादा नहीं बढ़ाई, उत्पादन की मात्रा बढ़ाई है, समान वृद्धि की है। तो ये 100, पहले जो 100 उत्पादन किया था वो 5 श्रमिक और 5 भूमि के द्वारा कर लिया था, ठीक है। अगला जो 100 का उत्पादन करेंगे, टोटल 200 हो जाएगा, उसके लिए पहले की तुलना में अपने को कम श्रमिकों की और कम भूमि की आवश्यकता होगी, ठीक है। और लास्ट में जो 100 का और उत्पादन करेंगे, 300 हो गया ना, उसके लिए अपने को पहले वाले की तुलना में या दूसरे वाले उत्पादन की तुलना में कम साधनों की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अपन बढ़ते प्रतिफलों का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण हो जाता है, क्योंकि पैमाने में वृद्धि हो जाती है, तकनीकी में सुधार हो जाता है, ठीक है। इसके कारण बाह्य बचतें और आंतरिक बचतें प्राप्त होती है। तो इसको समझना, पैमाने के बढ़ते नियम को दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस नियमानुसार साधनों की निश्चित वृद्धि से, अपने जो नियम में पढ़ा था, जो पहले पढ़ा था, वो क्या था? साधनों की निश्चित वृद्धि से क्रमशः अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कि साधनों में 5 गुना वृद्धि की तो उत्पादन में अपन 6 गुना वृद्धि होगी, ये अपन ने पढ़ा था पहले। लेकिन जो अभी समझाया है उसका क्या मतलब हुआ वो यहाँ देखना। अथवा उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए, अभी बताया था ना, 100 फिर 200 और फिर 300, उत्पादन में एक समान वृद्धि करने के लिए साधनों की घटती मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, यहाँ 5 और यहाँ 5 किल मिलाई कितने हुए? 100। उसके बाद अगले जो 100 हैं उसके लिए अपने को कितने प्राप्त होंगे? 4 और 4। तो यहाँ एक बात ध्यान से समझना, 5 और 4 कितने हो गए टोटल? 9। यहाँ कितने हो गए? 9, ठीक है। अगले के लिए 12 भूमि और 12 श्रमिक, यहाँ 200 हो गए थे, यहाँ 300। कहने का मतलब उत्पादन तो बढ़ रहा है, ठीक है, एक समान अनुपात में बढ़ रहा है, एक समान क्रम में बढ़ रहा है, लेकिन जो उत्पादन के जो साधन है वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कौन सी दर से? घटती दर से बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब पहले की तुलना में कम साधनों का यूज हो रहा है। यहाँ 5-5 का हो रहा था, फिर नेक्स्ट के लिए क्या, तो यहाँ 4-4 का एक्स्ट्रा यूज किया, फिर 3-3 का एक्स्ट्रा यूज किया, ठीक है। तो कहने का मतलब उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों की घटती मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। इस कथन को समुत्पाद वक्र या समुत्पत्ति वक्र, आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट कर्व की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एक रेखा चित्र है, इसमें मैंने अक्ष पे एक साधन को लिया है, ये बढ़ते प्रतिफलों का एक डायग्राम है। इस पर अपन साधन बी को लिया है। अपन यहाँ कोई भी साधन यहाँ श्रमिक ले सकते हैं, यहाँ पूंजी ले सकते हैं, लेकिन अपन ने साधन ए और साधन बी को यहाँ दर्शाया है, ठीक है। और ये IP1, IP2, IP3, IP4 ये क्या है? समुत्पत्ति वक्र है। समुत्पत्ति वक्र कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दो साधनों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहाँ
उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। मतलब इस समुत्पत्ति वक्र पे उत्पादन की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। और जैसे जैसे समुत्पत्ति वक्र पर ऊपर की तरफ चलते हैं उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ उत्पादन कितने का था, 100 का, उसके बाद बढ़ के कितने का हो गया, 200 का, 300 का और 400 का। ये जो वृद्धि हो रही है इसमें प्रत्येक में कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 100 की वृद्धि हो रही है। क्लियर है। अब देखना, जब 100 की वृद्धि हो रही थी तो अपन ने एक क्या किया, इन सभी समुत्पत्ति वक्रों के बीच में एक लाइन खींच दी। ये जो ओ एस लाइन है, ये दिख रही है यहाँ से, इस ओ एस लाइन को कहते हैं पैमाना रेखा। ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है, देखना है कि देखो पहला जब P बिंदु हमें प्राप्त हुआ, जब मतलब कहने का मतलब P बिंदु प्राप्त हुआ, इसका मतलब 100 इकाई उत्पादन प्राप्त हुआ है हमें। तो 100 इकाई उत्पादन करने के लिए अपन ने ओ ए श्रमिकों को, या फिर ओ साधन ए जो है उसकी ओ ए एन मात्रा, ओ ए वन मात्रा, और साधन बी की ओ बी वन मात्रा का यूज किया। ठीक है, क्लियर। तब अपने को P संयोग प्राप्त हुआ। अब P से Q करना है, 100 से 200 करना है, और कौन से प्रतिफलों में करना है, बढ़ते प्रतिफलों में करना है। तो अपन ने इतने साधन यहाँ जब यूज किए थे तो नेक्स्ट उत्पादन के लिए इन साधनों की तुलना में कम साधन प्रयोग में होंगे। तो नेक्स्ट के लिए अपन ने क्या किया है, तो देखना यहाँ से A1 A2 ये वाली इतने साधन बढ़ाया है साधन A को, और इतना बढ़ाया है साधन B को। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ जो वृद्धि हुई थी वो OP के बराबर थी, उसके बाद PQ। ठीक है, कम है ना थोड़ी, ये जो मात्रा है साधनों की ये भी पहले वाली मात्रा की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, अब देखना फिर से 100 में वृद्धि की है, तो यहाँ उत्पादन कितना हो गया, 300। साधन बढ़ गए, कितने हो गए, OA3। तो यहाँ OA1 थे, ज़्यादा साधन थे, उसके बाद OA2 थोड़े कम हुए, A2 A3 और भी कम हुए, A3 A4 साधनों का मतलब, कहने का मतलब उत्पादन तो समान अनुपात में बढ़ रहा है, लेकिन साधनों की मात्रा धीरे धीरे अपन बढ़ तो रही है लेकिन कम होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब ये जो दूरी है, पहले OP थी, उसके बाद PQ, फिर QR और फिर RT। ये देखो सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी थी, OP, क्योंकि पहले जो 100 इकाइयों का उत्पादन किया उसमें ज़्यादा साधनों की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद PQ ये वाली दूरी, उससे कम है QR, उससे कम है RT। अर्थात ये जो दूरी है ये किसको दर्शा रही है, साधनों के अनुपात को, साधनों के आनुपातिक मात्रा को दर्शा रही है। तो ये क्या धीरे धीरे घट रही है। क्लियर। तो यहाँ देखना चित्र में पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों को समुत्पत्ति वक्र IP1 IP2 IP3 IP4 की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। ये समुत्पत्ति वक्र उत्पादन में एक समान वृद्धि 100 इकाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि पहले में 100 था, फिर 200 हो गया, तो सब में 100 वृद्धि हो रही है। OS जो है वो पैमाने को प्रदर्शित कर रही है जिस पे उत्पादन किया जा रहा है। समुत्पत्ति वक्र पैमाना रेखा को PQRT बिंदु पे काट रही है। ठीक है, अब देखना ये सभी बिंदु PQRT दिए गए पैमाने पे क्रमशः 100, 200, 300, 400 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक दो उत्पत्ति साधन या दो उत्पादन के साधन A और B के संयोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उत्पादन में एक समान वृद्धि करने के लिए 100 इकाइयों की वृद्धि करने के लिए दो साधनों की क्रमशः कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। पहले इतनी जो ज़्यादा थी, उसके बाद कम, फिर और कम और फिर और कम। ठीक है, और ये क्या है, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपना आता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसके अनुसार नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट है, स्थिर है, बढ़ता नहीं है। तो कहने का मतलब जितने अपन साधन बढ़ाएंगे ना उतने का उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर साधनों को 10 गुना कर दें तो उत्पादन भी कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। क्लियर। और अगर ये कहें उत्पादन और साधनों में समान वृद्धि होगी। ठीक है,
इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि उत्पादन के साधनों में 10% वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में कमी की जाती है, मान लो उत्पादन के साधनों को घटा दिया जाए, तो उसी अनुपात में उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों समान रूप से बढ़ते हैं, समान रूप से घटते हैं, इसलिए इसको स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों की समान मात्रा की आवश्यकता होगी। फिर इसे एक रेखा चित्र बनाया गया है। यहाँ उत्पादन में देखो ये समुत्पाद वक्र है, IP1, IP2, IP3, IP4। यहाँ उत्पादन 100, 200, 300 और 400 उत्पादन में समान वृद्धियों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो उत्पादन में समान वृद्धि है 100 इकाई। ठीक, अब पहला उत्पादन OP, अर्थात कहने का मतलब पहला जो उत्पादन के साधन थे वो यहाँ A1 थे, उसके बाद A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, ये सब के सब साधनों के जो संयोग है वो समान है एकदम। कहने का मतलब OP, PQ, QR और RT ये सब के सब क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो जितने अनुपात में साधन बढ़ाएंगे उतने अनुपात में क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा और पैमाने का प्रतिफल कैसा मिलेगा, स्थिर प्रतिफल प्राप्त होगा। क्लियर है, जो स्थिर पैमाने के प्रतिफलों को स्पष्ट करता है। अब है अगला पैमाने के ह्रासमान या घटते प्रतिफल। हमें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो गए, हमें स्थिर प्रतिफल हमने प्राप्त कर लिया। अब घटते प्रतिफल कब प्राप्त होंगे, तो देखना इसमें उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, मान लो उत्पादन के साधनों को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो केवल कितने गुना होगी, 5 गुना। अर्थात कहने का मतलब 5 या 8 गुना। जितनी उत्पादन में वृद्धि की है उसकी तुलना में कम होगा उत्पादन, जितनी साधनों में वृद्धि की है उसकी तुलना में उत्पादन में वृद्धि कम होगी। ठीक है, तो इसमें उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए, अब देखना एक बात, अब मान लो उत्पादन तो अपने को हर बार 2 गुना करना है या हर बार उत्पादन में अपने को 100 इकाइयों की वृद्धि करनी है। तो मान लो पहले अपन श्रमिक काम ले रहे थे 5 लैंड और 5 लेबर। ठीक है, अब अपने को घटते प्रतिफल की बात कर रहे हैं और फिर से अपने को 100 इकाइयों का और उत्पादन करना है, तो हम पहले की तुलना में ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब कितने कितने का यूज़ करेंगे, 6 इकाई श्रमिकों की 6 इकाई भूमि का और यूज़ करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 लैंड और 11 लेबर। ठीक है, तो ज़्यादा श्रमिकों और अर्थात साधनों की मात्राओं का ज़्यादा प्रयोग किया उत्पादन की मात्रा का सेम वृद्धि के लिए। अब 100 फिर से अपने को 100 इकाई उत्पादन बढ़ाना है, तो फिर से अपन ज़्यादा साधनों को यूज़ करेंगे। अर्थात मान लो 7 साधनों को यूज़ किया, 18 लैंड और 18 लेबर। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की क्रमशः अधिकाधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होने का मुख्य जो कारण होता है वह होता है कि पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले वर्तमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं फिर स्थिर होते हैं, तो धीरे धीरे जो पैमाने का जो साइज है, जो कोई भी उद्यम है उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो बहुत बड़ा होने के कारण उसके प्रबंधन में, उसके मैनेजमेंट में क्या होने लग जाती है, कठिनाई आने लग जाती है। उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए उत्पादन में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। तो आकार बड़ा होने के कारण उत्पादक जो है वो उत्पादक कार्य में कठिनाई अनुभव करता है। जो पहले आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें प्राप्त हो रही थी वो अब आंतरिक हानियों और बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण पैमाने का ह्रासमान या घटता प्रतिफल प्राप्त होता है। अब डायग्राम में देखेंगे अपन, तो इसको ध्यान से समझना। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, ये PQRT ये जो OS रेखा है वो पैमाना रेखा है। ठीक है, इस पे वो उत्पादन कर रहा है उत्पादक। IP1, IP2, IP3, IP4 ये 100 इकाइयों में वृद्धि हो रही है उत्पादन में। ठीक है,
तो प्रत्येक 100 इकाई में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे साधनों का जो संयोग अपन ने लिया है या साधनों के जो जो अनुपात लिए हैं उनको अपने को धीरे धीरे बढ़ाने पड़ेंगे। देखना कैसे। पहले यहाँ से लिया पी क्यू, केवल मान लो पी पे अपने को उत्पादन करना था, ठीक है। पहला कितना था पी क्यू, उसके बाद कितना हो गया क्यू आर, उसके बाद कितना हो गया आर टी। तो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। तो यहाँ से एक एग्जांपल लेके और देख लो। यहाँ 100 इकाइयों का उत्पादन था पी तक, ठीक है। 100 से 200 करने पे इस डायग्राम को देखना, A1 A2 श्रमिकों की मात्रा बढ़ी, B1 B2 ये पूंजी की मात्रा बढ़ी। मान लो साधन बी को पूंजी माना है, ए को श्रमिक माने हैं, ठीक है। अब जैसे ही अगली 100 इकाइयों का उत्पादन करेंगे 100 से 200 का या 200 से 300 का करेंगे तो A2 A3 पहले की तुलना में ज़्यादा है और फिर A3 A4 इस पहले वाले की तुलना में ये वाला ज़्यादा है। तो कहने का मतलब उत्पादन में तो समान वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन के साधनों को अपन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों का जो संयोग है उसमें पहले की तुलना में उत्पादन की तुलना में ज़्यादा वृद्धि होती है। ये इसलिए इसको कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल, ठीक है। तो इसमें उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन तो होगा कम और साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि जो होगी वो होगी ज़्यादा। क्लियर है। अब इन तीनों पैमाने को एक ही डायग्राम पे अपन देखते हैं किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तीनों पैमाने के प्रतिफलों को समुत्पत्ति वक्र की सहायता से एक ही डायग्राम में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखना ये OS रेखा है जो उत्पादन रेखा को दर्शा रही है। क्लियर है। यहाँ बहुत सारे समुत्पत्ति वक्र हैं। IP1 से शुरू होते हैं, IP2 IP3 IP4 IP9 तक है और जो उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहे हैं यहाँ 100 200 300 400 500 ऐसे करके 900 तक चल रहा है उत्पादन, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको फील होगा। सबसे पहले ये वाली दूरी देखना, O से लेकर O से ले लो आप, O से लेकर आप S तक की दूरी देखो, ठीक है। OP वाली दूरी ज़्यादा है, उसके बाद PQ कम हो गई इस रेखा पे देखना OS रेखा पे, उसके बाद QR और कम हो गई, उसके बाद RS और कम हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन में समान वृद्धि करने के लिए साधनों की कम मात्रा का प्रयोग हो रहा है, अर्थात जो साधनों का अपन संयोग का यूज कर रहे हैं ना वो कम करना पड़ेगा। तो कौन से प्रतिफल हुए, तो S तक तो हमें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब देखना S के बीच में एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, S और K के बीच में एक समुत्पत्ति वक्र और है, वहाँ T पॉइंट मान लो आप। तो अब IP यहाँ ध्यान से देखना, S से P के बीच में मैं यहाँ T पॉइंट मान रहा हूँ। तो S और T कहने का मतलब IP4 और IP5 अर्थात 400 से 500 हुआ, 500 से 600 हुआ। S और T से K ये जो दूरी है वो क्या है, स्थिर है, दिख रही है। दोनों समान वृद्धि हुई है। तो जितनी साधनों में वृद्धि होगी उतनी की उतना किस में प्रवृद्धि हो जाएगी, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। तो ये किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है पैमाने के स्थिर प्रतिफलों को, ठीक है। P से S तक का बिंदु दर्शा रहा था बढ़ते प्रतिफलों को, S से K तक का बिंदु स्थिर प्रतिफलों को दर्शा रहा है। और अब देखना K के बाद ये जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। K से M तक बढ़ी, M से इसको N लिखना और इसको V लिखना, N से V तक बढ़ी, अर्थात KM से ज़्यादा है MN, MN से ज़्यादा है NV। तो कहने का मतलब समान उत्पादन में वृद्धि करने पर या उत्पादन की इकाइयों में समान वृद्धि के लिए साधनों की बढ़ती हुई मात्रा का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होता है, ठीक है। अब इन पैमाने के जितने भी तीनों प्रतिफल आए हैं उन प्रतिफलों को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, अर्थात पैमाने के तीनों प्रतिफलों के लागू होने के क्या क्या कारण हैं, इनका अध्ययन अपन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बढ़ते प्रतिफल की, कि हमेशा बढ़ते प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं। तो बढ़ते प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं, तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि बढ़ता प्रतिफल होता क्या है। बढ़ता प्रतिफल वही होता है कि उत्पादन में अगर अपन 2 गुना वृद्धि करते हैं तो उत्पादन के साधन में अगर अपन 2 गुना वृद्धि कर दें तो उत्पादन में अपने से 2 से ज़्यादा वृद्धि होगी, 3 4 कितनी भी हो सकती है। इसके क्या कारण है,
तो इसका कारण है पहला, साधनों की अविभाज्यताएं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो विभाज्य नहीं होते, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है, वो क्या होती हैं, विभाजित नहीं कर सकते उनको। तो कुछ उत्पत्ति के साधन निश्चित आकार के होने के कारण उनको विभाजित करके प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। कुछ जैसे मान लो चीनी है, चीनी विभाज्य वस्तु है, क्योंकि चीनी को हम अलग अलग, 1 किलो है उसका आधी किलो भी कर सकते हैं, पाव भी कर सकते हैं, है ना, उसका अलग अलग अपन यूज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी बड़ी मशीनें होती हैं जिनका एक निश्चित साइज होती है, उनको अपन बीच में से तोड़ नहीं सकते, तोड़ने के बावजूद तो वो काम ही नहीं आएगी। तो कहने का मतलब वो वस्तुएं कैसी हो गई, अविभाज्य वस्तु हो गई। तो इन साधनों की अविभाज्यता के कारण प्रारंभ में इन साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता है। तो जैसे जैसे उत्पादन शुरू करते हैं ना, वैसे वैसे इन साधन बहुत बड़ा था तो उसका पूर्णतः यूज नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे उस पे साधनों की और जैसे जैसे पैमाने में वृद्धि होती है, ठीक है, वैसे वैसे जो अविभाज्य साधन था वो पूर्ण क्षमता से कार्य करने लग जाता है, उसका पूर्ण प्रयोग होने लग जाता है। इसलिए अगर पूर्ण प्रयोग होने लग गया कोई बड़ी मशीन का, तो वो उत्पादन में क्या करेगी, वृद्धि करेगी और हमें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे। दूसरा है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने ये बताया था कि श्रम विभाजन को बढ़ते प्रतिफल का मुख्य कारण माना है, क्योंकि प्रारंभ में श्रमिक कम थे और जैसे जैसे श्रमिकों की मात्रा बढ़ी, तो मैंने पहले ही बताया है, श्रमिकों का विभाजन कर लिया अपन ने, ये कुशल श्रमिक है, ये अकुशल श्रमिक है, और उस कुशलता के कारण उन श्रमिकों की कुशलता के हिसाब से उनको कार्य बांट दिए। अब जो व्यक्ति जिस कार्य में ज़्यादा कुशल होगा वह कार्य वो अच्छी तरीके से करेगा, और वह कार्य अच्छी तरीके से करेगा तो वो उत्पादकता में भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। श्रम विभाजन से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण पैमाने के बढ़ती प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, और जो श्रम विभाजन हुआ है वो किसको जन्म देगा, विशिष्टीकरण को, स्पेशलाइजेशन को जन्म देगा, जिससे अधिक क्षमता वाले विशिष्ट साधनों को प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फलतः उत्पादन में वृद्धि होती है और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये थे सब बढ़ते प्रतिफल के कारण। अब है स्थिर प्रतिफलों के क्या कारण हो सकते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल सदैव उपस्थित नहीं हो रहते, क्योंकि अगर सदा ही बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हुआ तो वो उद्योग या जो बिजनेस है वो तो चलता ही जाएगा, बंद ही नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। अविभाज्य साधन जो थे, मशीनें थी, उन वो खराब हो जाती है, या उनका पूर्ण क्षमता से अपन प्रयोग कर लेते हैं। पूर्ण क्षमता से प्रयोग करने के बाद वो मशीनों में घिसावट होने लग जाती है, वो मशीनें टूट फूट होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। इस दशा में क्या होता है, उत्पादन स्थिर पड़ जाता है, अर्थात जैसे जैसे जितने जितने साधन बढ़ाएंगे उतना का उतना उत्पादन बढ़ जाएगा। इस दशा में फर्म के उत्पादन के पैमाने में परिवर्तनों का साधनों की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैमाने के स्थिर प्रतिफल केवल अल्पकाल के लिए रहते हैं, थोड़े से समय के लिए स्थिर रहते हैं, उसके बाद घटना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब पहले तो बढ़ रहा था बढ़ता प्रतिफल, उसके बाद थोड़े से अल्पकाल के लिए स्थिर रहा, उसके बाद घटते प्रतिफल प्राप्त होने लग जाते हैं। अब पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं, उसके कारणों पर और चर्चा कर लेते हैं। तो मेन कारण यही है, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जो उद्योग है या जो पैमाना है जहाँ अपन उत्पादन करते हैं वो दीर्घकाल में बहुत बड़ा हो जाता है, और बहुत बड़ा होने के कारण उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो संगठन है या फिर उसका जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है, उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा उद्योग होगा वो उतनी ही मुश्किलों से चलेगा। तो मुख्य पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल मुख्यतः बढ़ते संगठन और प्रबंधन की स्थिति की समस्या के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर यहाँ कुछ कारणों को लिखा है जिनके कारण हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला कारण, यद्यपि उत्पादन के साधनों को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, साधनों को तो अपन ने बढ़ा दिया, लेकिन संगठन व प्रबंधन को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब जो भी उद्योग या जो भी फैक्ट्री है उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को, उसमें मशीनों को तो अपन ने बढ़ा लिया, लेकिन उस पे नज़र रखने वाले, उनके मैनेजमेंट को रखने वाले, उनमें संगठन, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखने वाले लोगों को अपन आनुपातिक रूप से उसी अनुपात में नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए उसकी देखभाल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो भी कार्य होता है वो जोखिमपूर्ण हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। तीसरा, पैमाने को एक सीमा के बाद बढ़ाने पे
डिसइकोनॉमीज उत्पन्न होती है, जैसे बाह्य हानियाँ और आंतरिक हानियाँ भी कहा जाता है, और वे भी पैमाने के और ह्रासमान प्रतिफल का मुख्य कारण है। अब ये बाह्य बचतें क्या होती है, बाह्य हानि क्या होती है, इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उत्पत्ति के साधन पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होते हैं। अगर उत्पत्ति के साधन अगर पूर्णतः स्थानापन्न होते तो अपन क्या करते, श्रम चाहिए था तो अगर श्रम और पूंजी एक दूसरे के पूर्णतः परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते तो हम श्रम के स्थान पे पूंजी का यूज कर सकते थे, पूंजी के स्थान पे श्रम का यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कदाचित नहीं होता, इसलिए घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये था अपने पैमाने के प्रतिफल। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो बाह्य बचतें होती हैं और बाह्य हानियाँ, एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होती हैं, चाहे वो बचते हो चाहे वो हानि हो, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।